नमस्कार दोस्तों और भविष्य के सिविल सर्वेंट्स। आज तारीख है 22 नवंबर 2025 22 नवंबर 2025। और आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए आज की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण खबर से शुरू करते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसने भारत के औद्योगिक संबंधों यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को हमेशा के लिए बदल दिया है। हाँ, आज से 22 नवंबर 2025 से 4 नए लेबर कोड्स लागू हो गए हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरी बुनियाद हिला देने वाला बदलाव है ना? बिल्कुल। इसे एक ऐतिहासिक बदलाव कहना गलत नहीं होगा। दशकों से मतलब आजादी के बाद से ही इस पर बात हो रही थी कि हमारे श्रम कानून बहुत पुराने, बहुत उलझे हुए और आज के जमाने के लिए इररेलेवेंट हो चुके हैं। अब सोचिए 29 अलग-अलग केंद्रीय श्रम कानूनों को। 29? हाँ, जिनमें से कुछ तो आजादी से भी पहले के 1920s के थे। उन्हें हटाकर सिर्फ 4 सरल कोड्स में कंसोलिडेट कर दिया गया है। ओके, तो वो 4 कोड्स कौन-कौन से हैं? ये 4 स्तंभ हैं। पहला, द कोड ऑन वेजेस 2019, दूसरा, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, तीसरा, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और चौथा, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। 29 कानून सिर्फ 4 में? ये Yeah. तो सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रयास लगता है। लेकिन सवाल यह है कि इन बदलावों का असल मकसद क्या है? सरकार इसके जरिए क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, इसका मकसद दो तरफा है, टू प्रोंग्ड ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। एक तरफ तो बिजनेस करने में आसानी, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, उसे बढ़ावा देना है। राइट। पुराने कानूनों में इतनी ज्यादा कागजी कार्यवाही थी, इतने सारे रिटर्न्स भरने पड़ते थे और इतने नियम थे कि उन्हें अक्सर रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल कहा जाता था। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा टर्म है। हाँ, मतलब ये एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल था जो हमारी इकोनॉमिक आर्टरीज को ब्लॉक कर रहा था, कंपनियों को बड़ा होने से, नए लोगों को नौकरी देने से रोक रहा था। और दूसरा मकसद? दूसरा मकसद है कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाना, खास तौर पर उन करोड़ों लोगों के लिए जो अब तक इस सुरक्षा कवच से बाहर थे, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर। ठीक है, तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, कंपनियों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और कर्मचारियों के लिए सिक्योरिटी। चलिए इन चारों कोड्स को एक एक करके बिल्कुल विस्तार से समझते हैं ताकि हमारे एस्पिरेंट्स को कोई कंफ्यूजन न रहे। सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। द कोड ऑन वेजेस 2019, इसमें एक आम कर्मचारी के लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या है? द कोड ऑन वेजेस 2019 में 3 बहुत बड़े और गेम चेंजिंग प्रावधान हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है यूनिवर्सल मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल मिनिमम वेज, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पहले क्या होता था कि न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेजेस का अधिकार सिर्फ कुछ चुनिंदा शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में काम करने वाले कर्मचारियों को ही मिलता था। मतलब सरकार एक लिस्ट निकालती थी। अच्छा, अगर आपका काम उस लिस्ट में है तो आपको मिनिमम वेज मिलेगा, वरना आप मालिक की दया पर हैं। एक मिनट, मतलब अगर कोई किसी छोटी दुकान में काम कर रहा है या किसी ऐसे सेक्टर में जो उस लिस्ट में नहीं है, तो उसे कानूनी तौर पर न्यूनतम वेतन का अधिकार था ही नहीं। बिल्कुल सही। करोड़ों कर्मचारी, खास तौर पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, इस सुरक्षा कवच से पूरी तरह बाहर थे। अब ये भेदभाव खत्म कर दिया गया है। तो अब सबको मिलेगा? हाँ, अब आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी उद्योग में हो, संगठित हो या असंगठित, आपको न्यूनतम वेतन पाने का कानूनी अधिकार है। दिस इज अ मैसिव स्टेप टुवर्ड्स वेज सिक्योरिटी फॉर ऑल। ये तो वाकई बहुत बड़ा कदम है। इससे जमीनी स्तर पर बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरा बड़ा प्रावधान आपने बताया था नेशनल फ्लोर वेज का। ये क्या है? क्या ये वन नेशन वन मिनिमम वेज जैसा कुछ है? ये उसी दिशा में कदम है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। इसे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक न्यूनतम वेतन की आधार रेखा, एक फ्लोर प्राइस तय करेगी। एक बेसलाइन। हाँ, एक बेसलाइन। मान लीजिए केंद्र ने कहा कि नेशनल फ्लोर वेज 200 रुपए प्रतिदिन है, तो अब कोई भी राज्य सरकार
इससे कम मिनिमम वेज तय नहीं कर सकती। अच्छा, उससे कम नहीं कर सकती। ज्यादा कर सकती है। हाँ, बिल्कुल। वो अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से इससे ज्यादा रख सकती है, जैसे केरल 350 रख सकता है और महाराष्ट्र 300 रख सकता है, लेकिन कोई भी 200 से नीचे नहीं जा सकता। तो ये एक तरह से राज्यों के लिए एक लक्ष्मण रेखा है। इसका असल फायदा क्या होगा? इसका सीधा असर ये होगा कि राज्यों के बीच वेतन की जो भारी असमानता थी, कि कहीं मजदूरी बहुत कम है और कहीं ज्यादा, वो कम होगी। हाँ। और इससे मजदूरों का जो पलायन होता है और डिस्ट्रेस माइग्रेशन, कि वो बेहतर मजदूरी के लिए अपना घर-बार, परिवार छोड़कर दूसरे राज्य जाते हैं, उस पर भी कुछ हद तक रोक लगेगी। समझ गई। और तीसरा बदलाव जो सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़ा है, मैंने सुना है कि इससे इन हैंड सैलरी कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग्स बढ़ेंगी। ये कैसे काम करेगा? जी, तीसरा बदलाव वेजेस की परिभाषा को लेकर है। ये थोड़ा टेक्निकल है, पर बहुत जरूरी है। अब आपकी कुल सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक वेजेस माना जाएगा। 50%? हाँ, पहले कंपनियां क्या करती थीं कि बेसिक सैलरी बहुत कम दिखाती थीं, मान लीजिए 20-30%, और बाकी 70-80% को अलाउंसेस में डाल देती थी, जैसे HRA, कन्वेयंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस वगैरह। अच्छा, ऐसा क्यों करती थी? ऐसा वो इसलिए करती थीं ताकि प्रोविडेंट फंड PF और ग्रेच्युटी में उनका योगदान कम रहे, क्योंकि इन दोनों की गणना बेसिक वेज पर होती है। ओह, तो ये एक तरह का लूप होल था जिसे कंपनियां एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो अब 50% बेसिक वेज होने से क्या बदलेगा? अब चूंकि PF और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक वेज पर होती है, तो 50% बेसिक वेज होने से इन दोनों में आपका और कंपनी का योगदान बढ़ जाएगा। तो मतलब रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसा जुड़ेगा। एग्जैक्टली। इसका लॉन्ग टर्म फायदा यह है कि आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स की रकम काफी बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि अब आपके PF में ज्यादा पैसा कटेगा, तो हाथ में कम आएगा। हाँ, तो शॉर्ट टर्म में आपकी इन हैंड सैलरी यानी जो पैसा हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आता है, वो थोड़ा कम हो सकता है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, आज थोड़ी कम सैलरी या भविष्य के लिए ज्यादा बचत। बहुत ही साफ तरीके से समझाया। अब दूसरे कोड पर आते हैं, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। आज की इकोनॉमी में गिग वर्कर्स का रोल बहुत बढ़ गया है। उबर, जोमैटो, स्विगी, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। क्या इस कोड में उनके लिए कुछ खास है? जी हाँ, और यही इस कोड का सबसे प्रगतिशील, सबसे फॉरवर्ड लुकिंग कदम है। पहली बार भारत के कानून में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ऑफिशियली मान्यता दी गई है। अच्छा। ये वो लाखों लोग हैं जो इन ऐप बेस्ड कंपनियों के लिए काम करते हैं। अब तक ये एक लीगल ग्रे एरिया में थे। न तो ये पूरी तरह कर्मचारी थे जिनके अधिकार होते हैं, और न ही ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। सही बात है, बीच में ही थे। हाँ, अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। लेकिन उन्हें ये सामाजिक सुरक्षा मिलेगी कैसे? इसका मैकेनिज्म क्या है? क्या उन्हें PF और ESI जैसी चीजें मिलेंगी? इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। इसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा। अब इन प्लेटफॉर्म्स को, जिन्हें कानून में एग्रीगेटर्स कहा गया है, उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2%, 1 से 2% हिस्सा इस फंड में जमा करना होगा। उनके टर्नओवर का 1 से 2%? जी, इस फंड से इन वर्कर्स को कई तरह के लाभ मिलेंगे, जैसे जीवन और विकलांगता बीमा, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, और वृद्धावस्था सुरक्षा, ओल्ड एज प्रोटेक्शन जैसे पेंशन स्कीम्स। ये तो गिग इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, क्या कंपनियों के टर्नओवर का सिर्फ 1-2% काफी होगा इतने लाखों वर्कर्स को मीनिंगफुल सोशल सिक्योरिटी देने के लिए? ये थोड़ा कम नहीं लगता? ये एक बहुत जायज सवाल है और इस पर बहस चल रही है। आलोचकों का यही कहना है कि ये कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। सरकार का तर्क है कि ये एक शुरुआत है। अभी इन वर्कर्स के पास कुछ भी नहीं था, अब कम से कम एक कानूनी ढांचा और एक समर्पित फंड तो है। समय के साथ शायद इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इस कोड में यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN का भी जिक्र है। उसका क्या रोल है? UN का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर हमारे माइग्रेंट वर्कफोर्स के लिए। आधार से जुड़ा हुआ एक UN होने से अब वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पोर्टेबल हो जाएंगे। पोर्टेबल मतलब? इसका मतलब है कि अगर कोई मजदूर बिहार से दिल्ली में काम करने आता है, तो उसके PF, ESI जैसे बेनिफिट्स भी उसके साथ साथ ट्रांसफर हो जाएंगे। उसे हर बार नई जगह पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। अच्छा, तो इससे वन नेशन वन सोशल सिक्योरिटी नेट का सपना साकार हो सकता है। हाँ, ये उसी दिशा में एक कदम है। अब आते हैं उस कोड पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी है, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020,
ट्रेड यूनियंस इसका इतना विरोध क्यों कर रही हैं? क्या ये वाकई हायर एंड फायर को बढ़ावा देता है? हाँ, यहीं पर सबसे ज्यादा बहस और विवाद है। इस कोड में कंपनियों को ज्यादा लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। ओके। सबसे बड़ा और विवादास्पद बदलाव ये है कि अब 300 यानी 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनियां सरकार की पूर्व अनुमति के बिना छटनी, ले ऑफ या अपनी फैक्ट्री बंद क्लोजर कर सकती हैं। 300? पहले ये सीमा सिर्फ 100 थी, राइट? एग्जैक्टली पहले 100 थी। 100 से सीधे 300? ये तो बहुत बड़ा जंप है। सरकार इसके पीछे क्या तर्क दे रही है? सरकार का तर्क यह है कि 100 कर्मचारियों वाली सीमा की वजह से कंपनियां अपना आकार बढ़ाने से डरती थीं। वो जानबूझकर 99 कर्मचारियों पर अटकी रहती थीं, ताकि उन्हें सरकारी पचड़ों में ना पड़ना पड़े। अच्छा। इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टंटेड रह गया, छोटी छोटी कंपनियों में बटा रहा। सरकार का मानना है कि अब कंपनियां बिना डर के अपना आकार बढ़ाएंगी, जिससे ज्यादा रोजगार पैदा होगा। ये तो सिक्के का एक पहलू है, लेकिन ट्रेड यूनियंस का डर क्या है? उनका क्या कहना है? ट्रेड यूनियंस को डर है कि इससे हायर एंड फायर कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, जहां कंपनियां बिना किसी जवाबदेही के आसानी से कर्मचारियों को निकाल सकेंगी, जिससे जॉब सिक्योरिटी लगभग खत्म हो जाएगी। उनका कहना है कि ये लेबर राइट्स को कमजोर करता है और पूरी तरह से कैपिटल के पक्ष में है। हालांकि इस असर को कम करने के लिए एक रीस्किलिंग फंड का प्रावधान भी किया गया है। ये रीस्किलिंग फंड क्या है? क्या ये एक मजबूत सेफ्टी नेट है? प्रावधान ये है कि कंपनी को हर हटाए गए कर्मचारी के नाम पर 15 दिन का वेतन इस फंड में जमा करना होगा। इस फंड का इस्तेमाल उस कर्मचारी को नई स्किल सिखाने या ट्रेनिंग देने में किया जाएगा, ताकि वो दोबारा रोजगार पा सकें। लेकिन क्या सिर्फ 15 दिन की सैलरी काफी है? यही सवाल आलोचक भी उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ 15 दिन की सैलरी आज के जमाने में किसी को रीस्किल करने के लिए काफी है? ये एक अच्छी सोच है, पर इसका एग्जीक्यूशन और फंडिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। और हड़ताल को लेकर भी कुछ नियम बदले हैं। हाँ, हड़ताल के अधिकार को भी काफी सीमित किया गया है। अब किसी भी औद्योगिक संस्थान यानी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में हड़ताल करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा। 14 दिन का नोटिस? पहले ऐसा नहीं था। पहले ये नियम सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सेवाओं जैसे बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट पर लागू था। अब ये सब पर लागू होगा। तो इसका मकसद क्या है? मकसद है कि हड़ताल से पहले बातचीत और मध्यस्थता के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिल सके। लेकिन यूनियंस इसे अपने विरोध के अधिकार पर एक हमला मानती हैं। ठीक है। और आखिरी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इसमें मुख्य बातें क्या हैं? इसमें 2 मुख्य बातें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं। पहली, अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की कानूनी अनुमति होगी। अच्छा। बशर्ते कंपनी उनकी सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और सबसे जरूरी उनकी सहमति सुनिश्चित करें। पहले इस पर कई तरह के प्रतिबंध थे। तो इसका उद्देश्य महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट FLFPR को बढ़ाना है। हाँ, जो भारत में काफी कम है। ये भी एक डबल एज सॉर्ड जैसा लगता है। एक तरफ समानता का अधिकार है, दूसरी तरफ सुरक्षा की चिंता। बिल्कुल। इसलिए कानून में सेफ्टी और कंसेंट पर बहुत जोर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 40 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई है। ये तो बहुत अच्छा है। जी, ये एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर है, ताकि बीमारियों का पता शुरुआती स्टेज में ही चल सके। वाकई ये चारों कोड्स मिलकर भारतीय लेबर मार्केट को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। अब ये देखना होगा कि इनका इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर कैसे होता है। चलिए, पॉलिटी के दूसरे बड़े मुद्दे पर आते हैं, गवर्नर की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ये आर्टिकल 200 को लेकर जो विवाद था, ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि केंद्र राज्य संबंधों के दिल में चुभने वाला कांटा बन गया था। बिल्कुल, ये विवाद भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत अहम है। आर्टिकल 200, इसे याद रखिएगा, आर्टिकल 200 गवर्नर को ये शक्ति देता है कि वो राज्य विधानसभा से पास हुए किसी भी बिल पर अपनी सहमति दें, असेंट, सहमति रोक लें, विदहोल्ड असेंट, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दें, रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट। और संविधान में लिखा है कि गवर्नर को यह फैसला एज सून एज पॉसिबल यानी यथाशीघ्र लेना चाहिए। हाँ,
लेकिन इस यथाशीघ्र के कोई तय समय सीमा नहीं है। और इसी यथाशीघ्र शब्द का इस एम्बिग्विटी का फायदा उठाया जा रहा था, खास तौर पर विपक्ष शासित राज्यों में। एग्जैक्टली। विपक्ष शासित राज्यों, खास तौर पर तमिलनाडु और केरल से लगातार ये आरोप लग रहे थे कि केंद्र द्वारा नियुक्त गवर्नर महीनों बल्कि सालों तक बिलों पर कोई फैसला ही नहीं ले रहे थे। मतलब ना हाँ ना ना। कुछ भी नहीं, वो बस बिल को अपनी जेब में रखकर बैठ गए थे। इसे एक तरह का पॉकेट वीटो कहा जा रहा था, जो कि संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति को मिला है, गवर्नर को नहीं। इसी के खिलाफ राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट गई। तो 20 नवंबर 2025 को 5 जजों के संविधान पीठ ने इस पर जो फैसला सुनाया, उसका सार क्या है? क्या उन्होंने कोई समय सीमा तय कर दी, जैसे 30 दिन या 60 दिन? यहीं पे फैसला बहुत न्यूआंस्ड है और समझने लायक है। कोर्ट ने बिल पर फैसला लेने के लिए कोई निश्चित समय सीमा जैसे 4 हफ्ते या 6 महीने तय करने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो कोई टाइमलाइन नहीं दी? नहीं, कोर्ट ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर एज सून एज पॉसिबल जैसे लचीले शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि हर बिल की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक सख्त समय सीमा तय करना जुडिशरी द्वारा लेजिस्लेशन करने जैसा होगा, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के खिलाफ है। तो फिर राज्यों को राहत कैसे मिली? अगर कोई टाइमलाइन ही नहीं है तो गवर्नर तो फिर से देरी कर सकते हैं। राहत मिली 3 और बातों से। पहली, कोर्ट ने डीम डिसेंट के विचार को खारिज कर दिया। यानी ये नहीं माना जा सकता कि अगर गवर्नर बहुत देर तक फैसला नहीं लेते तो बिल अपने आप पास मान लिया जाएगा। ओके। सहमति एक एक्टिव एक्ट होना चाहिए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कहा कि गवर्नर अनिश्चित काल तक बिल पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते। अगर ग्लेरिंग इनएक्शन यानी बहुत ज्यादा और बेवजह देरी होती है तो कोर्ट एक लिमिटेड मैंडेमस जारी कर सकता है। ये लिमिटेड मैंडेमस क्या होता है? इसका मतलब है कि कोर्ट गवर्नर को सीधे सीधे ये नहीं कहेगा कि बिल पास करो, लेकिन वो उन्हें एक रीजनेबल टाइम के अंदर फैसला लेने का निर्देश दे सकता है। ये एक तरह की चेतावनी है कि अब बहुत हुआ, अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा कीजिए। और तीसरी बात जो आपने कही? तीसरी बात यह है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर गवर्नर सहमति नहीं देना चाहते तो उनके पास सिर्फ एक ही संवैधानिक रास्ता है, बिल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाना होगा। अच्छा। और साथ में एक मैसेज भी देना होगा कि वो क्या बदलाव चाहते हैं, वो उसे हमेशा के लिए अपनी जेब में नहीं रख सकते। और सबसे जरूरी बात, क्या? अगर विधानसभा उस बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, तो फिर गवर्नर को उस पर सहमति देनी ही होगी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को एक कड़ा संदेश तो दिया है कि वे चुनी हुई सरकारों के काम में मनमाने ढंग से बाधा नहीं डाल सकते। हाँ, लेकिन कोई निश्चित समय सीमा न होने से एक जोन ऑफ एम्बिग्विटी अब भी बना हुआ है। मतलब ये अब भी गवर्नर की संवैधानिक नैतिकता पर ही निर्भर करेगा। सही कहा। अंत में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर ज्यादा निर्भर करता है कि गवर्नर अपने पद की गरिमा को बनाए रखे और समझें कि वो एक निर्वाचित सरकार के ऊपर नहीं है। पॉलिटी का एक और टॉपिक जो आजकल बहुत चर्चा में है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का विवाद। ये क्या है और इस पर इतना हंगामा क्यों है? SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI द्वारा वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक बहुत ही गहन अभियान है। ये रूटीन से अलग कैसे है? ये रूटीन एनुअल रिवीजन से अलग और ज्यादा इंटेंस होता है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs घर घर जाकर वेरिफिकेशन करते हैं। ECI का कहना है कि ये जरूरी है ताकि वोटर लिस्ट से मृत और शिफ्ट हो चुके वोटरों के नाम हटाए जा सकें और घुसपैठियों की पहचान की जा सके, ताकि एक शुद्ध इलेक्टोरल रोल तैयार हो। सुनने में तो ये एक अच्छा प्रशासनिक कदम लगता है। तो फिर विवाद क्यों है? केरल सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? विवाद की 2 वजह हैं, एक प्रशासनिक और दूसरी राजनीतिक। केरल सरकार का कहना है कि उन्हें SIR से दिक्कत नहीं है, उन्हें इसके समय को लेकर दिक्कत है। टाइमिंग से? हाँ, राज्य में दिसंबर 2025 में स्थानीय निकाय चुनाव यानी लोकल बॉडी इलेक्शंस होने हैं। सारी प्रशासनिक मशीनरी उसमें लगी हुई है। उसी समय SIR चलाने से प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। समझ गई, मतलब काम का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, दोनों ही काम ठीक से नहीं हो पाएंगे। इस पर राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं, खास तौर पर द फैक्टो NRC का। इसका क्या मतलब है? विपक्ष, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारें इसे द फैक्टो NRC बता रही हैं। यानी ये बिना घोषणा के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC लागू करने की एक कोशिश है। ओह।
उनका आरोप है कि घुसपैठिन की पहचान के नाम पर इसके जरिए कुछ खास अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा सकता है और उन्हें वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा सकती है। और इस काम के दबाव का एक मानवीय पहलू भी सामने आया है जो बहुत दुखद है। जी, और ये बहुत ही चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें आई हैं कि काम के अत्यधिक दबाव और तनाव के कारण कुछ बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो ज्यादातर शिक्षक या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, उनकी मौत हो गई। ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, ये दिखाता है कि एक शुद्ध वोटर लिस्ट बनाने की प्रशासनिक कवायद की मानवीय कीमत क्या हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि ईसीआई के संवैधानिक मैंडेट और राज्यों की प्रशासनिक हकीकत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। चलिए अब देश की राजनीति से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर रुख करते हैं। G20 समिट इस बार दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रही है। इस समिट की क्या खासियत है और भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इस समिट की कई खासियतें हैं। सबसे पहली और ऐतिहासिक बात यह है कि यह पहली बार है जब G20 समिट अफ्रीकी महाद्वीप पर हो रही है। अफ्रीका में पहली बार? जी, यह अपने आप में ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के बढ़ते प्रभाव का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। दूसरी खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समिट में शामिल नहीं हो रहे हैं, जिससे एक तरह का जियोपॉलिटिकल वैक्यूम बना है, जिसे भरने की कोशिश दूसरे देश कर रहे हैं। तो समिट का एजेंडा क्या है? जब हम कहते हैं कि फोकस ग्लोबल साउथ पर है, तो इसका मतलब किन मुद्दों पर फोकस है? समिट का थीम है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी एकजुटता, समानता और स्थिरता। ये थीम ही बता रहा है कि एजेंडा ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पहला, डिजास्टर रेजिलियंस, यानी जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाना। दूसरा, क्रिटिकल मिनरल्स तक समान पहुंच। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, हाँ, जो ग्रीन एनर्जी और हाई टेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी है और इन पर कुछ ही देशों का एकाधिकार है। और तीसरा, विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के संकट का समाधान निकालना। और इस समिट में भारत की भूमिका क्या है? पिछले साल की अध्यक्षता के बाद भारत इस मोमेंटम को कैसे आगे ले जा रहा है? भारत इस समिट में एक लीडर के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के रूप में स्थापित कर रहे हैं। राइट। पिछली बार अफ्रीकन यूनियन को सदस्य भी तो भारत ने ही बनवाया था, कि गैर मौजूदगी का जिक्र किया। ऐसे में IBSF फोरम का क्या महत्व बढ़ गया है? अमेरिका की गैर मौजूदगी में IBS से यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका फोरम की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। IBS से यानी इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। अच्छा। ये तीनों दुनिया के 3 अलग-अलग महाद्वीपों से आने वाले बड़े लोकतांत्रिक और विकासशील देश हैं। G20 के साइडलाइंस पर इनकी बैठक हुई, जिसमें ये UN और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार के लिए अपनी साझा रणनीति बना रहे हैं। तो ये G7 को काउंटर बैलेंस करने की एक कोशिश है? हाँ, कह सकते हैं। ये एक तरह से G7 जैसे विकसित देशों के गुट को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश है। द्विपक्षीय बैठकों के बारे में भी बताइए, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें की। सबसे खास रही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठक। ये बैठक इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 5वीं वर्षगांठ पर हुई। ओके, तो इसमें क्या बात हुई? इसमें रक्षा सहयोग, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन और नवीकरणीय ऊर्जा पर बात हुई। ये सब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए बहुत जरूरी है। अब आंतरिक सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। एक बहुत ही दुखद खबर आई है। दुबई एयर शो में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। जी, ये एक बहुत बड़ा झटका है। 21 नवंबर 2025, 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो में एक एरोबैटिक प्रदर्शन के दौरान IAF का तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। और पायलट? इस हादसे में पायलट विंग कमांडर नमांश सियाल शहीद हो गए। ये न सिर्फ एक जांबाज पायलट का नुकसान है, बल्कि हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने और स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। इस दुर्घटना का रणनीतिक प्रभाव क्या होगा, खासतौर पर जब हम तेजस को निर्यात करने की, दूसरे देशों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं? प्रभाव बहुत गंभीर हो सकता है। तेजस का अब तक का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत शानदार था, लगभग एक्सीडेंट फ्री। लेकिन 2 साल के अंदर ये दूसरी बड़ी दुर्घटना है। और ये दुर्घटना हुई कहाँ? दुबई एयर शो में, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। वहां दुनिया भर के देशों के रक्षा प्रतिनिधि और संभावित खरीदार मौजूद थे। तो अब इसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठेंगे। हाँ, भारत तेजस को अर्जेंटीना, मिस्र और फिलीपींस जैसे देशों को बेचने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। ऐसे में एक लाइव डेमो के दौरान क्रैश होने से विमान की विश्वसनीयता और सेफ्टी पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। तो अब आगे की राह क्या है? इससे हमारे स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम पर क्या असर पड़ेगा?
तुरंत एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कोआई का गठन कर दिया गया है ताकि दुर्घटना के असली कारण का पता चल सके। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी, जैसे इंजन फेलियर या फ्लाई बाय वायर सिस्टम में गड़बड़ी, या फिर मानवीय भूल थी? और तेजस तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट? बहुत जरूरी। तेजस भारतीय वायुसेना के लिए पुराने मिग-21 विमानों के बेड़े को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस कार्यक्रम में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करना और जो भी कमियां हैं उन्हें तेजी से सुधारना बहुत आवश्यक है, ताकि पायलट्स का भरोसा बना रहे। हाँ, और दुनिया का भी। सुरक्षा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर है बंदरगाहों यानी पोर्ट्स की सुरक्षा को लेकर। इसमें सीआईएसएफ को क्या नई जिम्मेदारी दी गई है? ये भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) को देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों यानी मेजर पोर्ट्स के लिए रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन (RSO) नामित कर दिया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले क्या व्यवस्था थी? ऐसा क्यों लग रहा था कि मौजूदा व्यवस्था काफी नहीं है? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत की 60,500 यानी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत फ्रेगमेंटेड यानी बंटी हुई थी। अलग अलग एजेंसीज थी। हाँ, कहीं पर CISF थी, कहीं राज्य पुलिस थी, तो कहीं प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां। हर पोर्ट के अपनी नियम थे, अपना प्रोटोकॉल था, अपने ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स थे। इससे सुरक्षा में बहुत खामियां थी, एक रूपता नहीं थी। और 26/11 का हमला भी समुद्री रास्ते से ही हुआ था। बिल्कुल, इसलिए हम इस मामले में कोई ढील नहीं बरत सकते। तो अब इस नई एकीकृत व्यवस्था से क्या बदलेगा? क्या प्राइवेट एजेंसियों का रोल खत्म हो जाएगा? नहीं, एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा। CISF अब सभी पोर्ट्स पर एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू करेगी, जो इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी ISPS कोड के मानकों के अनुसार होगा। ISPS कोड, ये याद रखना है। जी, इसमें मुख्य सुरक्षा की जिम्मेदारियां जैसे घेराबंदी, एक्सेस कंट्रोल, सर्वेलेंस और आतंकवाद रोधी कार्रवाई, एंटी टेरर रिस्पांस, ये सब CISF के पास होंगी। और बाकी काम? बाकी नॉन कोर काम जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट या कार्गो की रूटीन चेकिंग, ये प्राइवेट एजेंसियां कर सकती हैं, लेकिन वो भी CISF की कड़ी निगरानी और ट्रेनिंग के तहत। इससे हमारी पूरी कोस्टलाइन पर एक यूनिफॉर्म सिक्योरिटी ग्रिड बन जाएगी। अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात करते हैं। ब्राजील के बेलेम में चल रहे COP30 जलवायु वार्ता में एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। ऐसा लग रहा है हर COP मीटिंग की यही कहानी है। इस बार क्या मुद्दा है? मुद्दा वही पुराना है, लेकिन इस बार ये ज्यादा गंभीर हो गया है। विवाद जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स को लेकर है। फॉसिल फ्यूल्स? हाँ, COP30 के अंतिम मसौदे में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने यानी फेज आउट करने की कोई निश्चित समय सीमा या कोई मजबूत भाषा नहीं है। बस गोलमोल बातें लिखी हैं कि धीरे धीरे कम करेंगे। तो इस पर दुनिया दो गुटों में बंट गई है। एक तरफ वो जो सख्त एक्शन चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो और समय चाहते हैं। बिल्कुल, एक तरफ यूरोपियन यूनियन और छोटे द्वीपीय देश स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं जो जलवायु परिवर्तन के सबसे ज्यादा खतरे में हैं। उनका कहना है कि अगर फेज आउट का साफ साफ वादा नहीं किया गया तो वे किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए ये अस्तित्व का सवाल है। और दूसरी तरफ भारत जैसे विकासशील देशों का LMDC गुट है। और भारत का पक्ष क्या है? हम फेज आउट का विरोध क्यों कर रहे हैं? भारत का पक्ष क्लाइमेट जस्टिस और CBDR के सिद्धांत पर आधारित है। CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब है कि जिम्मेदारी सबकी है पर बराबर नहीं। बिल्कुल सही। हमारा कहना है कि आप विकासशील देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतें जो विकास के लिए जरूरी हैं उन्हें एकदम से बंद करने को नहीं कह सकते, जबकि विकसित देशों ने पिछले 150 सालों से जीवाश्म ईंधन जलाकर अपना विकास किया है और वायुमंडल में कार्बन भरा है। तो भारत का सुझाव क्या है? भारत का कहना है कि आप सिर्फ कोयले पर फोकस मत कीजिए, बल्कि सभी जीवाश्म ईंधनों के फेज डाउन की बात कीजिए, यानी धीरे धीरे कम करने की। और विकसित देश पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएं और विकासशील देशों को वादा किया हुआ क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दें। चलिए, पर्यावरण से कुछ अच्छी खबरें भी हैं। भारत में कुछ नई और दुर्लभ प्रजातियों की खोज हुई है। जी हाँ, और ये खोजें भारत की अद्भुत बायोडायवर्सिटी को दिखाती हैं। 3 महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। पहली है प्रोटीड्रीस्केरस एल्बोकैपिटेटस। ये क्या है? ये आउल फ्लाई की एक नई प्रजाति है जो केरल के नेदुमकायम जंगल में पश्चिमी घाट में मिली है। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में 134 साल बाद आउल फ्लाई पर कोई खोज हुई है। 134 साल बाद? वाओ! ये दिखाता है कि हमारे जंगलों में अभी भी कितने रहस्य छुपे हैं। और दूसरी और तीसरी खोज भी बहुत खास है। एक तो मशहूर क्रोकोडाइल हंटर के नाम पर है।
जी, दूसरी खोज ग्रेट निकोबार द्वीप पर हुई है। यहाँ वुल्फ स्नेक की एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम लाइकोडॉन इरविनी रखा गया है। स्टीव इरविन के नाम पर। हाँ, मशहूर संरक्षणवादी स्टीव इरविन के सम्मान में। ये खोज ग्रेट निकोबार की नाजुक पारिस्थितिकी के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है। और तीसरी खोज और भी अद्भुत है। अरब सागर की गहराइयों में एक विशालकाय स्क्विड की नई प्रजाति मिली है, टेनिंगिया सिलासी। ये बायोल्यूमिनेसेंट है, यानी अपने शरीर से रोशनी पैदा करती है। रोशनी पैदा करने वाला स्क्विड? जी, और इसका नाम भारत के महान समुद्री जीव विज्ञानी डॉक्टर E.G. सिलास के नाम पर रखा गया है। अब सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर आते हैं। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र की आत्महत्या ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये एक बहुत ही दुखद और चिंताजनक घटना है। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के एक छात्र ने अपनी जान ले ली और अपने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर उत्पीड़न और ह्यूमिलिएशन का आरोप लगाया है। ये मामला स्कूलों की नैतिक जिम्मेदारी, जिसे लोको पेरेंटिस कहते हैं, यानी माता पिता के स्थान पर, उस पर सीधे सीधे सवाल उठाता है। बिल्कुल। स्कूल सिर्फ शिक्षा देने की जगह नहीं है, वो बच्चों की देखभाल और उनकी मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी विफलता को दिखाता है, जहां नंबरों और अनुशासन को बच्चों के मेंटल हेल्थ से ऊपर रखा जाता है। सही कहा। ये एथिक्स ऑफ केयर का एक क्लासिक फेलियर है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। तो इसका समाधान क्या है? इस घटना से ये सबक लेना चाहिए कि स्कूलों में अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य दिशा निर्देश लागू किए जाएं। हर स्कूल में क्वालिफाइड काउंसलर्स होने चाहिए और सबसे जरूरी एक ऐसा गुमनाम शिकायत तंत्र, अनोनिमस रिपोर्टिंग चैनल्स होना चाहिए जहां बच्चे बिना डरे, बिना अपनी पहचान बताए अपनी बात कह सकें। सामाजिक न्याय से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जो भारत में डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल असमानता को उजागर करती है। जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI की रिपोर्ट है और इसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। क्या कहती है ये रिपोर्ट? रिपोर्ट बताती है कि भारत में डिजिटल विभाजन सिर्फ शहरों और गांवों के बीच नहीं, बल्कि अमीरों और गरीबों के बीच भी बहुत गहरा है। उदाहरण के लिए, सबसे अमीर 20% परिवारों में से 66.3% के पास इंटरनेट के साथ कंप्यूटर है, और सबसे गरीब? वहीं सबसे गरीब 20% परिवारों में यह आंकड़ा सिर्फ 6.8% है। ये जमीन आसमान का अंतर है। इस डिजिटल गरीबी का हमारी सोसाइटी पर क्या असर होगा? इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी आबादी विकास की दौड़ से बाहर होती जा रही है। आज शिक्षा, सरकारी सेवाएं, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, रोजगार के अवसर, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। कोरोना के समय हमने देखा था ये। हाँ, कैसे ऑनलाइन क्लास से गरीब बच्चे बाहर हो गए हैं। ऐसे में जिनके पास एक्सेस नहीं है, वो पीछे छूटते जा रहे हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो डिजिटल क्रांति हमारे मौजूदा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा देगी। अब रुख करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर से एक बड़ी और शानदार खबर है। जी, ये खबर भारत की नई स्पेस इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज की तरह है। चेन्नई के एक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 150 करोड़ रुपए की नई फंडिंग जुटाई है। 150 करोड़? हाँ, ये दिखाता है कि निवेशक भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर पे कितना भरोसा कर रहे हैं। लेकिन इस स्टार्टअप की तकनीकी खासियत क्या है? ये ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो इतना एक्साइटिंग है? एक 3D प्रिंटेड इंजन की बात हो रही है, वो क्या है? यही इनकी सबसे बड़ी USP है। ये कंपनी अग्निबाण नाम का एक लॉन्च व्हीकल बना रही है जो छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। ओके। लेकिन इसकी असली खासियत है इसका इंजन, जिसका नाम है अग्निलेट। ये दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। सिंगल पीस 3D प्रिंटेड, इसका फायदा क्या है? 3D प्रिंटिंग से बनाने से इसके हजारों पुर्जे कम होकर सिर्फ एक पुर्जा रह जाता है। लागत बहुत घट जाती है और बनाने का समय महीनों से घटकर कुछ दिन रह जाता है। वाह! इसके अलावा इनके पास धनुष नाम का एक मोबाइल लॉन्च पैड भी है, जिसे कहीं भी ले जाकर रॉकेट लॉन्च किया जा सकता है। ये इनोवेशन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी एक महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR से निपटने के लिए एक नया एक्शन प्लान लॉन्च किया है। पहले तो ये बताइए कि AMR है क्या और इसे साइलेंट पैंडेमिक क्यों कहते हैं? AMR का सीधा सा मतलब है कि जब बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीव दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, यानी दवाएं, खासतौर पे एंटीबायोटिक्स, उन पर असर करना बंद कर देती हैं। तो सामान्य बीमारियां भी खतरनाक हो जाती हैं? हाँ, इससे होता यह है कि सामान्य संक्रमण जैसे निमोनिया या TB भी जानलेवा बन सकते हैं।
इसे साइलेंट पैंडेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चुपचाप बिना किसी शोर के फैलता है और हर साल लाखों लोगों की जान ले रहा है। और ये होता क्यों है? ये एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल का नतीजा है। तो सरकार का नया नेशनल एक्शन प्लान NAP-AMR 2.0 इससे कैसे निपटेगा? इसमें वन हेल्थ अप्रोच क्या है? सरकार ने 2025 से 2025 टू 2029 के लिए ये नया प्लान लॉन्च किया है। इसकी सबसे खास बात है इसका वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ मतलब? ये दृष्टिकोण मानता है कि इंसानों, जानवरों और पर्यावरण तीनों का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है। आप सिर्फ इंसानों का इलाज करके AMR को नहीं रोक सकते। अच्छा। क्योंकि AMR का एक बड़ा कारण पोल्ट्री और जानवरों में एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग और दवा कंपनियों से निकलने वाला कचरा भी है। तो ये प्लान इन सभी क्षेत्रों पर एक साथ काम करेगा। और इसमें दवाओं की बिक्री पर भी कोई नियंत्रण है? हाँ, इसमें रेड लाइन एंटीबायोटिक्स, जिन्हें बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेचा जाना चाहिए, उनकी बिक्री को सख्ती से रेगुलेट करने पर भी जोर दिया गया है। बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई। चलिए अब आते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड पर, जो सीधे हमारे एस्पिरेंट्स के प्रीलिम्स में काम आएगा। जरूर। आज के मुख्य तथ्य हैं 1. आर्टिकल 200 ये राज्यपाल की विधियों पर सहमति देने या रोकने की शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 200 राइट। 2. आर्टिकल 143 ये राष्ट्रपति को किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति देता है। आर्टिकल 143 3. ISPS कोड यह इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड है, जो जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ओके। 4. तेनिजिया सिलासी ये अरब सागर की गहराइयों में खोजा गया एक नया डीप सी स्क्विड है जो रोशनी पैदा करता है। वो बायोल्यूमिनेसेंट स्क्विड। हाँ। 5. प्रोटीट्रिकस अल्बोकैपिटाटस ये केरला में मिली आउल फ्लाई यानी एक प्रकार की मक्खी की एक नई प्रजाति है। सही। 6. अग्निबाण ये अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा विकसित एक लॉन्च व्हीकल है जिसमें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट लगा है। 7. इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचलेट को मानवाधिकारों और लैंगिक समानता पर उनके काम के लिए दिया गया है। ठीक है। 8. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR यह चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक गहन घर घर जाकर सत्यापन करने वाला अभियान है। राइट। 9. ग्लोबल साउथ यह विकासशील और निम्न आय वाले देशों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द है। 10. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी FTE नए लेबर कोड के तहत ऐसे कर्मचारी जो एक निश्चित अवधि के लिए रखे जाते हैं उन्हें अब 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युइटी का लाभ मिलेगा। पहले यह सीमा 5 साल थी। ये बड़ा बदलाव है। हाँ। 11. नेशनल फ्लोर वेज यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का एक स्तर है जिससे कम कोई भी राज्य अपने यहाँ न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकता। ओके। इसका पूरा नाम है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून का सिद्धांत है। सही है। 13. लाइकोडॉन इरविनी यह ग्रेट निकोबार में खोजा गया वुल्फ स्नेक का एक नया प्रकार है जिसका नाम स्टीव इरविन के नाम पर रखा गया है। यह भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय संवाद मंच है। राइट। 15. वन हेल्थ अप्रोच ये मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ संतुलित करने का एक एकीकृत दृष्टिकोण है जो AMR प्लान का आधार है। शानदार। अब देखते हैं मेंस के लिए आज के 3 महत्वपूर्ण सवाल जिनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पहला सवाल GS पेपर 2 पॉलिटी से है। पहला सवाल GS पेपर 2 पॉलिटी से है। अनुच्छेद 200 के तहत सहमति रोकने की राज्यपाल की शक्ति एक सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व के रूप में थी, न कि राजनीतिक बाधा के हथियार के रूप में। सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय के आलोक में राज्य विधान के संबंध में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच में आर्टिकल 200 से शुरू करें, फिर SC के फैसले की बारीकियों जैसे कोई समय सीमा नहीं लेकिन अनिश्चित देरी भी नहीं और लिमिटेड मैंडेमिस पर चर्चा करें।
संघवाद पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें और पूंजी आयोग जैसी सिफारिशों के साथ निष्कर्ष निकालें। ठीक है, दूसरा सवाल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से है। दूसरा सवाल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से है। 4 लेबर कोड्स का संचालन संरक्षणवादी व्यवस्था से लचीली व्यवस्था की ओर एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। कार्यबल के औपचारिकरण, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा पर इन कोड्स के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करें। 250 शब्द। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने होंगे। हाँ, इसमें चारों कोड्स का परिचय दें, फिर इसके सकारात्मक प्रभाव जैसे यूनिवर्सल मिनिमम वेज, गिग वर्कर सुरक्षा, और नकारात्मक चिंताएं जैसे हायर एंड फायर और हड़ताल पर प्रतिबंध दोनों पर संतुलित चर्चा करें। अंत में एक प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता के साथ निष्कर्ष निकालें। और तीसरा सवाल जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से है और ये 150 शब्दों का है। तीसरा सवाल जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से है और ये 150 शब्दों का है। रक्षा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण चुनौतियों से भरा है, जैसा कि हालिया तेजस दुर्घटना से स्पष्ट है। भारत के लिए एलसीए तेजस कार्यक्रम के रणनीतिक महत्व और स्वदेशी प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। 150 शब्द। इसकी अप्रोच क्या होगी? इसमें तेजस दुर्घटना का संदर्भ देकर शुरू करें, फिर तेजस का महत्व जैसे मिग-21 को बदलना और निर्यात क्षमता बताएं। अंत में चुनौतियां और आगे की राह जैसे पारदर्शी जांच, R&D में निवेश और क्वालिटी कंट्रोल को मजबूत करना पर चर्चा करें। और अब समय है आज की चर्चा पर आधारित एक छोटे से क्विज का। तैयार है पहला सवाल आपके लिए। पहला सवाल है Q1 नए लेबर कोड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Q1 नए लेबर कोड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कोड ऑन वेजेस 2019 केवल अनुसूचित रोजगारों शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में कर्मचारियों पर लागू होता है। Q1 नए लेबर कोड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए ग्रेचुइटी पात्रता को घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। Q1 नए लेबर कोड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 300 श्रमिकों तक वाले प्रतिष्ठानों को सरकारी अनुमति के बिना कर्मचारियों की छटनी करने की अनुमति देता है। Q1 नए लेबर कोड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सही है? Q1 नए लेबर कोड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। A. केवल 1 और 2। Q1 नए लेबर कोड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। B. केवल 2 और 3। नए लेबर कोड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। C. केवल 1 और 3। Q1 नए लेबर कोड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। D. 1, 2 और 3। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कोड ऑन वेजेस अब सब पर लागू होता है। तो सही जवाब होना चाहिए B. 2 और 3। बिल्कुल सही। सही जवाब है B. 2 और 3। बहुत बढ़िया। अगला सवाल Q2 हाल ही में खबरों में रहा टैनिंगिया सिलासी शब्द किससे संबंधित है? A. निकोबार में पाया गया वुल्फ स्नेक की एक नई प्रजाति। B. अरब सागर में खोजा गया एक बायोल्यूमिनेसेंट डीप सी स्क्विड। C. पश्चिमी घाट में पाया गया एक नया उल्लू मक्खी आउल फ्लाई। D. केरल में धान की फसलों को प्रभावित करने वाली एक आक्रामक खरपतवार प्रजाति। ये तो वो रोशनी वाला स्क्विड है, तो सही जवाब है B। एकदम सही। तीसरा सवाल Q3 आर्टिकल 200 पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिलों पर निर्णय लेने के लिए 6 महीने की सख्त समय सीमा निर्धारित की है। Q3 आर्टिकल 200 पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2. कोर्ट ने माना कि अनिश्चित देरी के मामलों में डीम्ड एसेंट एक वैध संवैधानिक सिद्धांत है। Q3 आर्टिकल 200 व सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि राष्ट्रपति सहमति रोकते हैं तो उन्हें बिल को विधायिका को लौटाना होगा। Q3 आर्टिकल 200 पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा से कथन सही है? Q3 आर्टिकल 200 व सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। A. केवल 1 और 2। आर्टिकल 200 पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बी केवल 3। Q3 आर्टिकल 200 पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सी केवल 2 और 3। Q3 आर्टिकल 200 पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डी 1, 2 और 3। इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। कोर्ट ने टाइमलाइन और डीम्ड असेंट दोनों को खारिज कर दिया था। तो सही जवाब है बी केवल 3। शानदार, बिल्कुल सही। चौथा सवाल, शिव 4। IBSA फोरम जिसकी बैठक G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई में कौन से देश शामिल हैं? ए भारत, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका। बी भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। सी इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। डी भारत, ब्राजील, सऊदी अरब। IBSA मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो जवाब है बी। करेक्ट। और आज का आखिरी सवाल, ओके। Q5 निम्नलिखित में से किस संगठन को भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के लिए रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन RSO के रूप में नामित किया गया है? ए भारतीय तट रक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड। बी सीमा सुरक्षा बल, BSF। सी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF। डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, NSG। ये तो CISF है, तो सही जवाब है सी CISF। बहुत बढ़िया। तो ये था आज का हमारा विस्तृत विश्लेषण। चलिए जाने से पहले आज के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, सबसे पहले पॉलिटी में 4 नए लेबर कोड्स लागू हो गए हैं, जो एक बड़ा बदलाव है। आर्टिकल 200 पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की शक्तियों पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन के SIR अभियान पर विवाद छिड़ गया है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट हो रही है, जहां भारत वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की भूमिका निभा रहा है। सिक्योरिटी में दुबई में तेजस विमान दुर्घटना एक दुखद घटना है, और दूसरी तरफ CISF को सभी पोर्ट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया है। एनवायरनमेंट में COP30 में जीवाश्म ईंधन को लेकर गतिरोध बना हुआ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत में 3 नई प्रजातियों की खोज हुई है। सोशल जस्टिस में दिल्ली स्कूल की घटना ने मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए हैं, और MOSPI की रिपोर्ट ने डिजिटल डिवाइड की खाई को उजागर किया है। और आखिर में साइंस एंड टेक में अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट स्पेस सेक्टर में नया कीर्तिमान मना रहा है, और सरकार AMR से लड़ने के लिए वन हेल्थ अप्रोच अपना रही है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो, और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीज मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।